हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-सुलज़े नियम। इससे पहले हमने विद्युत कट संचलन, स्कंदन और टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, इन सबको देखा था। अब देखते हैं हार्डी-सुलज़े नियम। विभिन्न स्कंदन क्रिया का अध्ययन करके हार्डी-सुलज़े ने बताया कि स्कंदन क्रिया में वे आयन क्रियाशील होते हैं जिन पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होते हैं। स्कंदन के बारे में हमने पढ़ा था। स्कंदन क्या होता है? जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें क्या होते हैं, समान आयन होते हैं। जब हम लोग इसमें कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं, जैसे कि हमने AH2S3 में डाला था। AH2S3 क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जब हमने इसमें NaCl डाला था तो NaCl डालते हैं तो यहाँ पे चूँकि ये क्या होता है, ये जो कोलाइडी विलयन है ऋणावेशित होता है, इस कारण यह Na+ को आकर्षित करता है। और Na+ और यहाँ पे जो आर्सेनियस सल्फाइड का जो ऋणावेश होता है वो क्या होता है, आपस में अवक्षेप बना लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो इन दोनों का अवक्षेप में बदलना क्या कहलाता है, स्कंदन। तो इसके बारे में हमने पहले देखा था। तो विभिन्न स्कंदन क्रिया का अध्ययन करके जो हार्डी-सुलज़े थे उन्होंने बताया कि स्कंदन क्रिया में वे आयन क्रियाशील होते हैं जिन पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होते हैं। जब हम लोग इसमें कोई आयन डालते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने NaCl डाला है ना। हाँ, इसमें हमने क्या डाला है, NaCl। तो इसमें से वो आयन इसके प्रति क्रियाशील होगा जो कोलाइडी विलयन से क्या करेगा, विपरीत आवेश रखेगा। जैसे कोलाइडी विलयन है आपका, वो ऋणावेशित है तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस आयन है, मतलब जो इसके विपरीत आयन है, उसके साथ ये क्या करता है, स्कंदन करता है। ठीक है, उसके साथ ही क्रिया करता है। इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो वे आयन क्या क्रियाशील होंगे, जो कोलाइडी विलयन के विपरीत आयन रखते होंगे, है ना, जिन पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होते हैं। इन्हें सामान्य रूप से प्रभावी आयन कहते हैं। जिस तरह से आर्सेनियस सल्फाइड में जब हम लोग NaCl डालते हैं तो उसमें से प्रभावी आयन कौन सा होता है, Na+ आयन होता है। किसी आयन की स्कंदन शक्ति या क्षमता प्रभावी आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। जो आपका प्रभावी आयन है उसकी संयोजकता जितनी होगी, स्कंदन उतना ही ज़्यादा होगा। प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, स्कंदन उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा। इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। किसी आयन की स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति प्रभावी आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, इस अध्ययन के आधार पर हार्डी-सुलज़े ने एक नियम दिया जिसे हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो कोलाइडी विलयन है आपका, उसमें जो आयन आप लोग डाल रहे हो उसको स्कंदित करवाने के लिए, उसको अवक्षेप में परिवर्तित करने के लिए, तो यहाँ पे ये ऋणावेशित है तो ये प्लस वाले आयन है उसके साथ जाकर के जुड़ना चाहेगा, मतलब उसको आकर्षित करना चाहेगा। तो यहाँ पे प्रभावी आयन है आपका Na+ आयन। अब ये कहा जा रहा है कि जो प्रभावी आयन है उसकी संयोजकता पर यह स्कंदन की क्षमता निर्भर करती है। अगर इसकी संयोजकता अधिक है तो स्कंदन अधिक होगा, अगर इसकी संयोजकता कम है तो स्कंदन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डी-सुलज़े ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या था, आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है, ये नियम है। मतलब उसकी स्कंदन क्षमता जो है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, किसी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम निम्नानुसार है। कोई कोलाइडी विलयन है वो कैसा है, ऋणावेशित है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था AH2S3, ये क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। वो कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋणावेशित है। तो उसमें यहाँ पे बहुत से आयन रहते हैं, जिसमें से अगर इन आयनों का क्रम देखिए, कौन सा आयन कोलाइडी विलयन को ज़्यादा स्कंदित करेगा, तो उसमें है SN4+ आयन। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता अधिक है। उसके बाद जो आपका ऋणावेशित आयन है उसको उसके बाद स्कंदित करने की क्षमता Al3+ आयन की है, उसके बाद Ba2+ आयन की, और उसके बाद Na+ आयन की। मतलब जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा उसको स्कंदित करेगा। ठीक,
जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका जो आर्सेनियस सल्फाइड जो था, आर्सेनियस सल्फाइड जो एक कोलाइडी विलयन है, और कौन सा कोलाइडी विलयन है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। जब इसमें हम लोग Na+ या फिर SN4+ को डालते हैं तो उसमें से SN4 वाला डालते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी भी मात्रा डाल देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, स्कंदन कर लेगा, मतलब अवक्षेप बना लेगा। अगर उसकी अपेक्षा हम लोग Na+ डालते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि Na+ की संयोजकता क्या है, कम है, किससे, SN4+ आयन से। तो उसी तरह से यहाँ पे जो स्कंदन की क्षमता है संयोजकता पर, आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अगर और देखें तो इसी प्रकार किसी धनावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन करने की क्षमता का क्रम निम्न है। यहाँ पे जिसकी संयोजकता ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देखो फेरस साइनाइड की संयोजकता क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद PO4 पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइड की फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड की। उसके बाद है सल्फेट 2+ आयन की। उसके बाद है क्लोरीन -आयन की। तो यहाँ पे संयोजकता इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसकी संयोजकता अधिक है, इस कारण ये ज़्यादा यह सबसे पहले उसको स्कंदित करेगा। अब आगे देखें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, इसका मतलब ये है कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें कोई सा भी आवेश नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक बीकर और दूसरा बीकर, यहाँ पे 2 बीकर है, इसमें क्या है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है और इसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है। मतलब ये जो कोलाइडी विलयन है उसमें प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, पर इसमें कोई सा भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे जो द्रव विरोधी है और इसमें क्या है, द्रव स्नेही है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मतलब उसको स्थायी करने के लिए हमें इसमें बस आवेश डालना पड़ेगा। आवेश मतलब प्लस या फिर माइनस चार्ज डालना पड़ेगा, ठीक है। जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है उसको स्थायी करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे आवेश डालना पड़ेगा, लेकिन जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसको स्थायी करने के लिए यहाँ पे हमें आवेश भी डालना पड़ेगा और क्या, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक भी डालना पड़ेगा। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा, आवेश प्लस विलायक, ठीक। इसमें आवेश भी डालना पड़ेगा और विलायक, पर इसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें सिर्फ आवेश डालना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक। तो इस प्रकार जो द्रव विरोधी होता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए केवल आवेश की मात्रा चाहिए होती है, मतलब आवेश डालना पड़ता है। लेकिन जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें आवेश के साथ साथ विलायक दोनों को मिलाना पड़ता है। द्रव स्नेही कोलाइडी कण के चारों ओर द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, इसका मतलब उसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के चारों ओर जो जल होता है, जल के अणु क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। जल स्नेही कोलाइडी विलयन के चारों ओर जल के अणु क्या करते हैं, घेरे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कोलाइडी कणों का स्कंदन, मतलब इन कोलाइडी कणों को अवक्षेप में बदलने के लिए किसी निर्जली कारक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। कोई कोलाइडी विलयन है, कोई द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है जिसके चारों ओर क्या है, विलायक घिरा हुआ है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के चारों ओर क्या है, विलायक है। तो इसे स्कंदित करने के लिए हमें इसमें कोई निर्जली कारक, मतलब एल्कोहल, मतलब जिसमें जल की मात्रा ना हो, एल्कोहल या फिर एसीटोन को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल स्नेही कोलाइडी विलयन जो है उसमें एल्कोहल एसीटोन डालेंगे, ठीक है, एल्कोहल या एसीटोन डालेंगे। अब एल्कोहल और एसीटोन की स्थिति में कोई विद्युत अपघट्य इसमें डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है उसके चारों तरफ जल के अणु क्या होते हैं, उसको घेरे रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल और एसीटोन डालते हैं तथा इस एल्कोहल या फिर एसीटोन की उपस्थिति में ही इसमें विद्युत अपघट्य डालते हैं। तो जैसे विद्युत अपघट्य डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो स्कंदित हो जाते हैं। उसकी अपेक्षा जो जल विरोधी कोलाइडी विलयन होता है उसमें सिर्फ हम विद्युत अपघट्य ही डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने हार्डी-सुलज
परिचय नियम के बारे में देखा। किसी भी आयन की स्कंदन की शक्ति उसकी उस आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये है आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से लिखिएगा। अब आगे देखें तो कोलाइड का रक्षण एवं स्वर्ण संख्या। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने द्रव विरोधी कोलाइड को डाला है। एक बीकर है जिसमें हमने द्रव विरोधी कोलाइड को डाला है। द्रव विरोधी कोलाइड मतलब इसमें कोई सभी, ये जो ऐसा कोलाइड है इसमें कोई सभी आयन नहीं है, ये कोई सभी आयन इस कोलाइड में नहीं है। तो इस बीकर में हमने द्रव विरोधी कोलाइड डाला है। अब कोई विद्युत अपघट्य डालेंगे ताकि ये क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए। विद्युत अपघट्य, इस द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित करने के लिए हम इसमें विद्युत अपघट्य डाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें द्रव स्नेही की थोड़ी सी भी मात्रा मिला देते हैं तो ये क्या करता है, जब अब इसमें द्रव स्नेही की थोड़ी सी भी मात्रा मिला देंगे तो यह इसके विद्युत अपघट्य प्रभाव को नष्ट कर देता है या फिर इसके विद्युत अपघट्य प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो द्रव स्नेही कोलाइड है द्रव विरोधी कोलाइड की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। किससे? विद्युत अपघट्य से। इस बीकर में हमने द्रव विरोधी कोलाइड को मिलाया है और विद्युत अपघट्य को डाले हैं। जैसे विद्युत अपघट्य डालते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइड क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। लेकिन जब इसमें हम द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी सी भी मात्रा, अल्प मात्रा ही मिला देते हैं तो वह क्या करती है, इसके स्कंदन प्रभाव को कम कर देती है। विद्युत अपघट्य के स्कंदन प्रभाव को कम कर देती है जिससे द्रव विरोधी कोलाइड स्कंदित नहीं हो पाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो द्रव स्नेही कोलाइड है द्रव विरोधी कोलाइड की क्या करती है, रक्षा करती है। किससे? विद्युत अपघट्य से। इस प्रकार रक्षा करती है ताकि यह स्कंदित ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा ही द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचाती है। इस कारण इसे द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण संख्या को अगर देखें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या। तो इसमें क्या कहा गया है, जो द्रव स्नेही कोलाइड हम लोग मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मतलब जो रक्षी कोलाइड मिलाते हैं हम लोग, उसकी क्या, अब देखें स्वर्ण संख्या को। तो स्वर्ण संख्या क्या होता है, जो रक्षी कोलाइड मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसके रक्षण करने की क्षमता, उसके रक्षण करने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। सभी रक्षी कोलाइड की जो रक्षण करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसी रक्षी कोलाइड की क्षमता के आधार पर जिगमांडी ने एक नियम दिया, एक विधि प्रस्तुत किया। ठीक है, तो जिगमांडी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता को व्यक्त करने के लिए एक विधि विकसित की जिसे स्वर्ण संख्या या फिर गोल्ड नंबर कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए गोल्ड कोलाइडी विलयन के 10 ml आयतन में मिलाने पर उसका 1 ml मतलब 10% NaCl विलयन द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकने में पर्याप्त हो, उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जो जिगमांडी थे उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक रक्षी कोलाइड की तो रक्षण क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी रक्षण क्षमता किस आधार पर होती है या फिर कितनी होती है, इसको जानने के लिए उन्होंने एक विधि प्रस्तुत किया जिसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण संख्या विधि। तो जिगमांडी महोदय थे, उन्होंने कहा कि जो आपका 10 ml, यहाँ पे 10 ml गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये एक बीकर है जिसमें हमने 10 ml गोल्ड का कोलाइडी विलयन को लिया है। ठीक है, अब ऊपर से इसमें हम लोग 1 ml मतलब 10% NaCl डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl क्या करता है, गोल्ड का जो विलयन होता है उसका अवक्षेप बनाता है, मतलब उसको स्कंदित करता है। तो इस स्कंदन को रोकने के लिए यहाँ पे रक्षी कोलाइड की जितनी मात्रा हम लोग मिलाते हैं वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। हाँ, यहाँ पे जी छूटा है। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 ml NaCl को
1 ml NaCl को स्कंदित करने से क्या करती है, रोकती है। क्या कहलाएगी, आपकी स्वर्ण संख्या कहलाएगी। जिग्मांडी ने बताया कि जब हम लोग गोल्ड का कोलाइडी विलयन लेते हैं, गोल्ड का कोलाइडी विलयन लेते हैं, कितना लिए हैं, 10 ml, ठीक है। गोल्ड का कोलाइडी विलयन है, इसमें 10 ml हमने गोल्ड का कोलाइडी विलयन लिया है और ऊपर से इसमें 1 ml NaCl को डालते हैं। तो ये NaCl इसका क्या करता है, स्कंदन करता है ना। तो अब यहाँ पे 1 ml NaCl द्वारा 10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन को जो स्कंदन हो रहा था पहले, उसको रोकने के लिए हम इसमें रक्षी कोलाइड डालते हैं। अब यहाँ पे जितना जितना वैल्यू दिया है, इतने वैल्यू को रोकने के लिए रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो इन दोनों को स्कंदन से रोकती है, क्या कहलाएगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। अगर परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, तो परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। 10 ml गोल्ड की कोलाइडी विलयन को 1 ml NaCl द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो इन दोनों को स्कंदित होने से रोकने के लिए पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। मतलब यहाँ पे इन दोनों को स्कंदित होने से रोकने के लिए जितनी मात्रा, जितनी मिलीग्राम हम लोग रक्षी कोलाइड मिलाते हैं, वही स्वर्ण संख्या कहलाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू आप लोग पुट नहीं कर रहे हो, कोलाइडी विलयन की कितनी है, 10 ml और NaCl की 1 ml, तो इसको पुट नहीं कर रहे हो तो आपका जो आंसर है आप लिख रहे हो वो गलत हो जाएगा। इस कारण इसमें स्पष्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि कितना मात्रा कोलाइडी विलयन है, कितना मात्रा NaCl है, कितना रक्षी कोलाइड, क्या वो मिलीग्राम में है, ग्राम में है, लीटर में है, क्या में है, उसको पुट करना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में आंसर अच्छे से दिया है। तो अब आगे देखें तो द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है, मतलब जो रक्षी कोलाइड है, रक्षी कोलाइड की जो स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या, मतलब स्वर्ण संख्या जो उसका मान है, उसका मान जितना कम होगा, उसकी रक्षण क्षमता जो होती है उतनी ही अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो इसको बोला जा रहा है, जैसे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान कितना है, 0.005 से 0.001 है ना। तो यहाँ पे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या क्या है, सबसे कम है, तो इसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, तो इसका मतलब ये है कि जिलेटिन की रक्षण क्षमता क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसके बाद एल्ब्यूमिन, उसके बाद गम अरेबिक, उसके बाद डेक्स्ट्रिन, उसके बाद स्टार्च। द्रव स्नेही कोलाइड के लिए स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, द्रव स्नेही कोलाइड के लिए स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही क्या होती है, उच्च होती है। तो यहाँ पे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि रक्षी कोलाइड क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने बुक में लिखिएगा क्योंकि स्वर्ण संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। आगे देखें पायस। तो पायस क्या है, वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों क्या हो, द्रव हो, पायस या इमल्सन कहलाता है। दो द्रव है, विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, द्रव है। तो यहाँ पे जो आपका विलयन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, पायस या फिर इमल्सन कहलाएगा। किसी कोलाइडी तंत्र में अगर परिक्षेपण माध्यम द्रव है तथा परिक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव हो, तो वहाँ पे जो आपका तैयार होगा वो कहलाएगा पायस या फिर इमल्सन। अब आगे देखें, पायस निर्माण के लिए 2 अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर हिलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों द्रव आपस में मिल रहे हैं, विलेय और विलायक दोनों द्रव है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, पर ऐसे द्रव को हमने लिया है जो आपस में क्या है, अमिश्रणीय हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं। जैसे कि देखें तो तेल और पानी, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, जो ऑयल होता है, तेल होता है, ऊपर में परत बना लेता है, अंदर की तरफ मतलब जो विलायक है उसमें पूरी तरीके से घुलता नहीं है। तो यहाँ पे जल और तेल के क्या है, एक तरीके से पायस है। उसी को बोला जा रहा है पायस निर्माण के लिए 2 अमिश्रणीय द्रवों को मिलाकर हिलाते हैं, किंतु इस प्रकार से बने पायस अधिक स्थायी नहीं होते हैं।
है ना। हमें वहाँ पे पता कुछ मात्रा में वो घुलते हैं, लेकिन क्या हो जाता है ऊपर में उसकी परत आसानी से हमें दिखती है, जो हमें ये बताती है कि ये जो विलेय और विलायक पूरी तरीके से घुले हुए नहीं हैं, क्योंकि कुछ समय बाद पायस के दोनों द्रव अलग अलग परत बना लेते हैं, है ना। पायस को स्थायी बनाने के लिए एक तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे पायसी कारक कहते हैं। यह पदार्थ क्या करता है, दोनों द्रवों के अंतरपृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को कम करता है और इनके मध्य एक झिल्ली बना देती है। यह झिल्ली द्रव की बूंदों का एकत्रीकरण नहीं होने देती। जैसे कि कुछ पायसी कारक है आपके प्रोटीन, अपमार्जक, साबुन आदि पायसी कारक का कार्य करते हैं। तो क्या होता है, जो द्रव होते हैं आपस में मिल करके पायस बनाते हैं, लेकिन ये पायस क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते। कुछ समय के बाद उनके अलग अलग परत हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि तेल और जल के बारे में हम जानते हैं, कुछ समय बाद क्या करते हैं, जब दोनों को मिलाते हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जल की परत अलग और तेल की परत अलग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उसको स्थायी बनाने के लिए हम उसमें पायसी कारक मिलाते हैं। पायसी कारक क्या करता है, जो द्रव होते हैं उनके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका पानी है और ऊपर में क्या है, ऑयल है, ठीक है। तो अब हम इसमें कोई पायसी कारक मिला रहे हैं, जैसे कि अपमार्जक या फिर साबुन, ठीक है, अपमार्जक, ठीक, अपमार्जक या फिर कोई साबुन इसमें पायसी कारक के रूप में डालेंगे। तो ये पायसी कारक क्या करेगा, इन दोनों के सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को कम कर देगा और इन दोनों को आपस में मिला लेगा और यहाँ पे गोल गोल करके पायसी कारक हमें मतलब पायस हमें दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे होता क्या है, जो आपका अपमार्जक या फिर जो साबुन होता है, साबुन ये पायसी कारक का काम करता है। मतलब साबुन का सूत्र हमने देखा था, 17H35COO या फिर के आयन होता है ना। तो अब यहाँ पे जो साबुन है वो आपका टूट कर क्या बनाएगा, C17H35COO माइनस आयन और Na+ आयन अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे Na+ तो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दो आपके जो कार्बोक्सिलेट है वो क्या होता है, ये भी अलग होता है। एक इसका अध्रुवीय भाग होता है और एक इसका ध्रुवीय भाग होता है। तो ये ध्रुवीय भाग होता है जल के साथ जा कर के जुड़ता है और अध्रुवीय भाग मैल या फिर गंदगी या फिर जो ग्रीस हम लोग कपड़े में डाले रहते हैं उसके साथ जाकर के जुड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बोला यहाँ पे क्या है, आपका जो अध्रुवीय भाग है, अध्रुवीय भाग जैसे कि कोई मैला कपड़ा है तो ये अध्रुवीय भाग मैल के साथ जाकर के जुड़ता है या फिर मैल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ये जो ध्रुवीय भाग है, क्योंकि ध्रुवीय भाग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज है, तो ये ध्रुवीय भाग किससे जाकर के जुड़ता है, H2O से। पर यहाँ पे होता क्या है, ये आपस में जुड़े ही रहते हैं, यहाँ से अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैल आकर के जुड़ जाता है और H2O आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पे मिल करके पायस बना लेते हैं। इसी तरह प्रोटीन के केस में भी होता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अब साबुन है इन दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है और एक पायसी कारक का काम करता है। तो इस तरह से पायस होता है, ठीक है। पायस क्या होता है, दो अमिश्रणीय द्रवों का क्या होता है, विलयन होता है। दो अमिश्रणीय द्रव जो आपस में क्या होते हैं, घुले हुए मतलब आपस में उन दोनों को घोलते हैं। तो कुछ समय के लिए घुलते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं तो उन दोनों के अलग अलग परत हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के लिए हम पायसी कारक डालते हैं। पायसी कारक इन दोनों द्रवों के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, घोलने का काम करते हैं, ठीक। अब देखते हैं विपायसी कारक। विपायसी कारक क्या है, देखो पायसी कारक क्या कर रहा है, दोनों द्रव को जोड़ने का काम कर रहा है। तो विपायसी कारक दोनों द्रव को अलग करने का काम करेगा, है ना। पायस को किसी विद्युत अपघट्य की अधिकतम मात्रा मिलाकर अस्थायी किया जा सकता है। जो पायस बना हुआ है, दोनों द्रव आपस में अच्छे से अब मिल गए हैं, है ना, दोनों द्रव आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं। तो उन दोनों द्रव को अलग करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ हम लोग डालते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य डालते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य जो दोनों द्रव मतलब जो पायस को अलग कर देंगे, उसके आयनों उसके अवयवों में अलग कर देंगे, वो कहलाएंगे आपके विपायसी कारक, ठीक है। पायस को तोड़ने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, विपायसी कारक कहलाता है। पायस को तोड़ने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, विपायसी कारक पदार्थ कहलाता है तथा यह क्रिया विपायसीकरण कहलाती है।
इस प्रकार से जो क्रिया होती है उससे क्या कहेंगे, विपायसीकरण क्रिया कहेंगे। अगर उदाहरण देखें तो विपायसी कारक का उदाहरण क्या है, तेल में जल के पायस, मतलब यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम है आपका तेल और जल क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था। मतलब यहाँ पे है आपका बीकर जिसमें हमने ऑयल को डाला है, मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है आपका, परिक्षेपण माध्यम क्या है, तेल है ना। परिक्षेपण माध्यम तेल है और इसमें हमने क्या मिलाया है, जल को मिलाया है। ठीक है, ये क्या है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था। तो तेल में जल के पायस को नष्ट करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए हम इसमें एल्कोहल या फिर कोई निर्जलीय कारक पदार्थ डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसमें एल्कोहल डालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल के डालते हैं तो यहाँ पे जो तेल है, तेल में क्या है, यहाँ पे जल घुला हुआ है, यहाँ पे वो पायस बनाया था, लेकिन एल्कोहल को डालते हैं तो इन दोनों द्रव को क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे एल्कोहल विपायसी कारक का काम करता है। उसी तरह से दूध से क्रीम, मतलब जैसे कि आपने देखा भी होगा, दही से मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, दही में मक्खन क्या होता है, पायस बनाया रहता है। दही के साथ जो मक्खन होता है वो पायस बनाता है। मतलब दही क्या है आपका परिक्षेपण माध्यम और मक्खन क्या है उसमें विलेय मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था। तो इसमें अपकेंद्रण बल द्वारा उसको मत करके हम लोग मक्खन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी तो पायस को अलग किया जा रहा है, मतलब विपायसी कारक की क्रिया हो रही है। इसी तरह से दूध में भी होता है। दूध में क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, दूध को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके ऊपर में क्या हो जाता है, मक्खन आकर के जम जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो दूध और ऑयल का पायस बना हुआ था उसमें उसको हमने गर्म किया तो क्या हुआ, उसके पायस अपने मतलब उसके जो पायस थे वो अलग हो गए, मतलब उसके द्रव अलग हो गए। तो यहाँ पे भी विपायसीकरण की क्रिया होती है। मतलब यहाँ पे हमने देखा एल्कोहल विपायसी कारक का काम करता है, उसी तरह अपकेंद्रण बल भी विपायसी कारक का काम करता है, विपायसी कारक का काम करता है। और यहाँ पे गर्म कर रहे हैं वो भी एक विपायसी कारक का काम करेगा। इसके अलावा जब हम लोग दूध को ठंडा करते हैं तब भी क्या होता है, जो दूध होता है जिस पात्र में हम लोग रखे रहते हैं उसके ऊपर में क्या होता है, मक्खन जमने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ठंडा भी करते हैं तब भी क्या होता है, वो दोनों द्रव अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ठंडा करना भी एक विपायसीकरण की ही क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा विपायसी कारक क्या होता है। विपायसी कारक वे पदार्थ होते हैं जो दोनों द्रव को मतलब पायस को क्या करते हैं, उनके अवयवों में पृथक कर देते हैं या फिर दोनों द्रवों को अलग कर देते हैं। इसके लिए हम इसमें विपायसी कारक पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कि एल्कोहल हो गया, अपकेंद्रण बल हो गया, ये सभी क्या है, एक पायसी कारक है। अब देखते हैं पायस के प्रकार। पायस दो प्रकार से होते हैं, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस। जल में तेल का पायस, जल में बोला जा रहा है, इसका मतलब विलायक जो है आपका जल है। विलायक मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, और उस जल में हमने थोड़ा सा तेल मिलाया है। ठीक है, जल में तेल का पायस। पायस के प्रकार को देख रहे हैं, प्रकार किसका, प्रकार पायस के। तो इस दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल का पायस और क्या है, तेल में जल का पायस। दूसरा है तेल में जल का पायस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है आपका, जल है। परिक्षेपण माध्यम जल, और उसमें हमने क्या डाला है, विलेय। क्या है विलेय, तेल। मतलब परिक्षेपण माध्यम जल और परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है, और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, तेल है। तेल क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक, उसी तरह से अगर इसमें देखें, जल में तेल का पायस था और ये है तेल में जल का पायस। इसमें क्या होगा, जो आपके ऑयल है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ऑयल क्या है आपका, परिक्षेपण माध्यम।
परिक्षेपण माध्यम। तेल क्या है इसमें? परिक्षेपण माध्यम। और जो जल है वो क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जल में तेल का पायस जो होता है उसमें जल क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है, और तेल क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। तेल में जल का जो पायस होता है उसमें परिक्षेपण माध्यम आपका तेल होता है, और जल क्या होता है? होती है परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। अगर जल में तेल का पायस का उदाहरण देखें तो पानी में जब हम लोग तेल डालते हैं वो उदाहरण है जल में तेल का पायस की। और तेल में जल का पायस का उदाहरण देखें, तेल में जल का पायस के उदाहरण देखें तो जो क्रीम होता है, जो क्या होते हैं? कॉस्मेटिक क्रीम्स होती है, सौंदर्य वाली क्रीम, उसमें क्या होती है? उसमें जो तेल होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है, और जल क्या होती है? परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। ठीक, तो जल में तेल का पायस में क्या होता है? इसमें जो तेल की बूंदें होती है, इसमें जो तेल की बूंदें होती है वे जल में वितरित रहती है। तेल में जल का पायस में क्या होता है? इसमें जो जल होते हैं, इसमें जो जल की बूंदें होती है तेल में वितरित रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? जल में तेल का उदाहरण हमने देखा, इसका उदाहरण क्या होता है? दूध। उदाहरण क्या है आपका? दूध। ठीक है, और क्या है उसका उदाहरण? वैनिशिंग क्रीम। ठीक, और क्या उदाहरण है? वैनिशिंग क्रीम। इसका क्या उदाहरण है? कॉड लिवर ऑयल, या फिर सभी जो कोल्ड क्रीम होती है वे सभी है कोल्ड क्रीम। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा पायस दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस। जल में तेल का पायस में जल जो होगा, देखो, जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस, तेल में जल का पायस। इसमें परिक्षेपण माध्यम जल होगा, इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? तेल होगा। इसमें क्या होता है? इसमें जो तेल की बूंदें होती हैं जल में वितरित रहती है। इसमें क्या होता है? जो जल होता है वो, जल की जो बूंदें होती हैं वो तेल में वितरित रहती है। जस्ट उल्टा है। इसको आप लोग और अच्छे से देखिएगा, इसको आप लोग समझेंगे, इसको फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखा हमने, दूध होता है, वैनिशिंग क्रीम होता है, इसका उदाहरण होता है कोल्ड क्रीम होता है, और क्या होता है? कॉड लिवर ऑयल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा। अब देखते हैं पायस के गुण क्या होते हैं। पायस के कौन कौन से गुण हैं? तो पायस के गुण को देखें तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब जो कण होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब ये है जो विलेय हम लोग डाल रहे हैं उसको बोला जा रहा है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण कोलाइड कण के आकार से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। पायस में जो परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होते हैं कोलाइडी विलयन के कण से अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं। इनकी परिक्षिप्त प्रवस्था की जो कण होते हैं उनका आकार जो होता है 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, और क्या है? पायस जो होता है उसको एक बहुत ज़्यादा गर्म करके, बहुत ज़्यादा ठंडा करके, या फिर उसमें अपकेंद्रण बल लगा करके हम क्या करते हैं? उसको उसके जो द्रव होते हैं उनको अलग कर देते हैं। जो पायस होता है उसको गर्म करके, ठंडा करके, उसमें अपकेंद्रण बल लगा कर क्या कर देते हैं? जो दोनों द्रव मिले हुए होते हैं, जो पायस बना हुआ होता है उसको उसके अवयव में विभक्त कर देते हैं, दोनों द्रव को अलग कर देते हैं। और क्या होता है? जो जलीय पायस है, मतलब ये इसको बोला जा रहा है जलीय पायस, मतलब जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? आपका जल है, और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? तेल है। तो जो जलीय पायस होता है उसमें क्या होती है? चालकता अधिक होती है। जलीय परिक्षेपण जल में तेल का पायस जो होता है या फिर जलीय पायस होता है उसकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या है? अधिक है। जल की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम लोग कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं या फिर कोई करंट प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होगा? आसानी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लगते हैं, क्योंकि जल क्या है? आपका ध्रुवीय होता है, H+ और OH- आयन बनाता है, तो आयन आसानी से आयनित हो जाता है। इसका मतलब इसकी चालकता क्या होगी? इसमें अधिक होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि
कौन से प्रकार का पायस है? हम लोग कैसे पता करेंगे कि जल में तेल का पायस है कि तेल में जल का पायस है? कौन से प्रकार का पायस जो है हमारे पास है वो कौन से प्रकार का पायस है? इसको इसका परीक्षण करने के लिए यहाँ पे 2 विधि प्रस्तुत की गई है। पहली है रंजक परीक्षण और दूसरा है चालकता परीक्षण। तो यहाँ पे देखो रंजक परीक्षण। रंजक परीक्षण से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कौन से प्रकार का पायस है, जल में तेल का पायस है कि तेल में जल का पायस है। ठीक है, जो कलर है मतलब जो डाई है, जैसे कि इसको मैं चित्र से बता रही हूँ, इसमें क्या है आपका तो यहाँ पे कौन से प्रकार का पायस है उसको जानने के लिए यहाँ पे एक परीक्षण कर रहे हैं। पहला परीक्षण जो है आपका रंजक परीक्षण। तो इसमें क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये है आपका जल में तेल का पायस है और ये है आपका तेल में जल का। तो यहाँ पे देखो इसमें हमने लिया है जल में तेल का पायस और इसमें लिया है हमने तेल में जल का पायस। इसका मतलब है इसमें परिक्षेपण माध्यम जल है और इसका मतलब है इसमें परिक्षेपण माध्यम आपका तेल है। गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें परिक्षेपण माध्यम आपका तेल है। तो अब हम इसमें रंजक परीक्षण करके ये पता कर सकते हैं कि जो विलयन आपके पास है, जो पायस आपके पास है वो कौन से प्रकार का पायस है। तो अगर इसमें अगर रंग डाल रहे हैं, अगर पृष्ठ जो रंगीन हो जा रहा है, अगर पृष्ठ रंगीन हो गया, इसका मतलब जो पायस है वो जल में तेल का पायस है। अगर इसमें रंग डाल रहे हैं, अगर जो आपका सरफेस है, जो पृष्ठ है वो रंगहीन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रंगहीन हो गया, तो आप लोग समझ लेना कि जो पायस है वो क्या है, तेल में जल का पायस है। जल में तेल का पायस डालते हैं, जल में तेल का जो पायस होता है उसमें कोई रंग डालते हैं तो वो उसका जो पृष्ठ होता है वो रंगीन हो जाता है। लेकिन तेल में जल के पायस में जब हम लोग रंग डालते हैं तो उसका पृष्ठ क्या हो जाता है, रंगहीन ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पता कर सकते हैं वो कौन से प्रकार का पायस है। अगर आगे देखें तो चालकता विधि से भी हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन से प्रकार का पायस है। ठीक है, अगर जल में तेल का पायस होगा तो उसमें विद्युत अपघट्य डालेंगे तो वो क्या होगी उसकी विद्युत अपघट्य डालेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वो जल में तेल का पायस होगा तो उसमें विद्युत अपघट्य डालेंगे तो उसकी चालकता बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर वो तेल में जल का पायस है तो उसमें विद्युत अपघट्य डाल रहे हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। जल में तेल का पायस होता है उसमें विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। लेकिन तेल में जल का जो पायस होता है उसमें चालकता क्या होती है, या फिर विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, क्योंकि जल में विद्युत का चालन आसानी से हो पाता है। इस कारण इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन होने लगेगा, लेकिन इसमें विद्युत का चालन नहीं होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार पायस के गुण हैं और पायस के अनुप्रयोग को आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा।